रहने वाला एक संपन्न व्यापारी शुभदास अपने बेटे गगन के साथ घर में बैठा है। गगन जन्म से ही बौना है और इसी कारण वह हीन भावना से ग्रस्त रहता है। शुभदास चाहता है कि उसका बेटा कामकाज संभाले, लेकिन गगन इसके लिए तैयार नहीं है। बेटा गगन, जरा मुंशी के पास जाओ और इस महीने की खेती का हिसाब किताब लेकर आओ। अब से तुम्हें ही यह सब संभालना होगा। पिताजी, जब भी मैं आपके कामकाज में जाता हूं, लोग मुझे अजीब नजरों से घूरते हैं, एक दूसरे को इशारे करते हैं और मुझ पर हंसते हैं। आपके सारे मुनीम और मुंशी मेरा मजाक उड़ाते हैं क्योंकि मैं बौना हूं, इसीलिए मैं नहीं जाऊंगा। बेटा, ऐसे कब तक चलेगा? एक ना एक दिन तो तुम्हें यह सब संभालना ही होगा। अगर तुम अभी से चीजें नहीं सीखोगे तो मेरे बाद कैसे सब संभालोगे? मुझे नहीं पता पिताजी, लेकिन मैं दुनिया के सामने नहीं जाऊंगा। मुझे बाहर के लोग सहन नहीं होते। लेकिन गगन इसके लिए तैयार नहीं है। गगन नाराज होकर वहां से चला जाता है। शुभदास उदास हो जाता है और सोच में डूब जाता है। तभी उसका पुराना मित्र बिरजू सिंह वहां आ जाता है। अरे भाई, किस सोच में डूबे हो? गगन को लेकर चिंतित हूं बिरजू, वह बहुत दुखी रहता है। तो अब चिंता छोड़ दो, मैं गगन के लिए रिश्ता लेकर आया हूं। क्या रिश्ता? लेकिन बिरजू, हर बार जब हम किसी से रिश्ता मांगते हैं तो लोग उसके बौनेपन की वजह से इनकार कर देते हैं। इस बार ऐसा नहीं होगा। यह रिश्ता लड़की के भाई ने खुद भेजा है। लड़की का भाई? लेकिन क्यों? लड़की का भाई बहुत परेशान है। उसकी बहन पर उसकी पत्नी जुल्म करती है। वह चाहता है कि उसकी बहन एक अच्छे घर में चली जाए जहां उसे सम्मान मिले। बहुत ही सुशील और समझदार, गगन के लिए एकदम सही रहेगी। लेकिन क्या उन्हें गगन के बौनेपन के बारे में पता है? हाँ, सब जानते हैं और फिर भी उन्होंने रिश्ता मंजूर किया है। अगर ऐसा है तो मुझे कोई ऐतराज नहीं। गगन के लिए एक जीवन साथी मिल जाए, यही मेरी इच्छा है। रात में शुभदास गगन से उसकी शादी की बात करता है, लेकिन गगन ज्यादा खुश नहीं दिखता। पिताजी, कोई भी लड़की अपनी मर्जी से मुझ जैसे बौने आदमी से शादी क्यों करेगी? यह लड़की भी मजबूरी में शादी कर रही है। शायद वह मुझे कभी पसंद ही न करे। बेटा, ऐसा मत सोचो। तुम बहुत अच्छे इंसान हो। समाज के व्यवहार ने तुम्हें नकारात्मक बना दिया है, लेकिन शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि ऐसा ही हो। कुछ ही दिनों में गगन की शादी रेखा नाम की लड़की से हो जाती है। रेखा समझदार और स्नेही स्वभाव की है, लेकिन गगन उससे ज्यादा बात नहीं करता। बेटी, अब यह घर तुम्हारा है, लेकिन सबसे जरूरी बात, गगन की सारी जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। पिताजी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? बेटी, गगन बहुत भोला है। बचपन से ही लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, जिससे वह दुनिया से कट गया। मुझे बस तसल्ली है कि अब तुम उसके जीवन में आई हो। तुम होशियार हो, तुम उसका ख्याल रखना। पिताजी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं उनका पूरा ख्याल रखूंगी। लेकिन पिताजी, वो मुझसे ज्यादा बात ही नहीं करते हैं। मैं उसे समझाऊंगा बेटी। वह अपनी मां के बहुत करीब था। उनके जाने के बाद वह और भी अकेला हो गया। अब मैं आ गई हूं पिताजी, मैं उन्हें ठीक कर दूंगी। अच्छा, यह बताइए, उन्हें खाने में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? उसे हलवा पूरी बहुत पसंद है। लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? मैं अपने और उनके रिश्ते की शुरुआत मीठे हलवे और पूरी से करूंगी। अगले दिन रेखा गगन के लिए हलवा पूरी बनाती है। गगन जी, आपके लिए हलवा पूरी बनाई है। क्या हलवा पूरी? वाह, बहुत धन्यवाद रेखा। मैं आपकी पत्नी हूँ गगन जी। धन्यवाद क्यों कह रहे हैं? यह तो मेरा फर्ज है कि मैं आपकी सेवा करूं। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे हलवा पूरी पसंद है? पिताजी ने बताया। वैसे अगर आप हर बार मुझे धन्यवाद कहेंगे तो मैं सारी उम्र आपके लिए कुछ न कुछ बनाती रहूंगी। गगन चुप हो जाता है। उसकी आंखों में नमी आ जाती है। क्या हुआ गगन जी, आप अचानक चुप क्यों हो गए? रेखा, बचपन से ही लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया। मुझे किसी ने सम्मान से बात नहीं की। तुम पहली इंसान हो जिसने मुझे इज्जत दी है। मुझे लग रहा है कि शायद मेरे जीवन की एक नई शुरुआत हो सकती है। बिल्कुल होगी गगन जी, अब जल्दी से हलवा पूरी खाइए। रेखा और गगन अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं।
लेकिन खुशियां ज्यादा दिन नहीं टिकती, क्योंकि शुभदास का अचानक निधन हो जाता है। गगन अकेला महसूस करने लगता है, लेकिन रेखा उसका सहारा बनती है। गगन आंगन में अकेले बैठा है, उदास और परेशान। तभी रेखा उसके पास आती है। गगन जी, मुझे मालूम है कि यह सही समय नहीं है इस बात के लिए, लेकिन अब आपको पिताजी की जगह पर सारे काम संभालने पड़ेंगे। क्या? मैं नहीं रेखा, यह सब मेरे बस का नहीं है। वो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, मुझे बौना कहेंगे। मेरी बात कोई क्यों सुनेगा? लेकिन अब आप ही इस घर और कारोबार के मालिक हैं। आज नहीं तो कल आपको यह सब संभालना ही पड़ेगा। मगर रेखा, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। तभी मुंशी जी और मोहनलाल वहां आ जाते हैं। हाँ बहू रानी, छोटे मालिक सही कह रहे हैं। उन्होंने कभी भी कामकाज नहीं संभाला तो अचानक से कैसे करेंगे? जी हाँ, इससे अच्छा तो यह रहेगा कि मैं और मुंशी जी काम संभाल लें। जब छोटे मालिक को ठीक लगेगा तब वह आकर काम देख लेंगे। हाँ, यही ठीक रहेगा। नहीं, भला ऐसे कैसे हो सकता है? यह काम आपका है गगन जी, इसलिए आपको ही देखना पड़ेगा। मैंने कहा ना, मुझसे यह सब नहीं होगा। गगन गुस्से में उठकर चला जाता है। रेखा उसके पीछे जाती है। मुंशी और मोहनलाल आपस में बात करने लगते हैं। कब से शुभदास के मरने का इंतजार था हमें। अब जब वो चला गया तो इसकी चालाक बहू हमें काम नहीं करने दे रही। हाँ, और अगर इस बौने में आत्मविश्वास आ गया तो फिर हम क्या करेंगे? मक्खियां मारेंगे क्या? नहीं, इतनी आसानी से नहीं। मैं इस बोने को मालिक नहीं बनने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मुंशी और मोहनलाल फिर से आते हैं, इस बार एक नए षड्यंत्र के साथ। बहू रानी, हमने सोचा कि आपकी थोड़ी मदद कर दें। जब तक छोटे मालिक तैयार नहीं है तब तक क्यों ना आप ही काम संभाल लें। हाँ जी, बहू तो समझदार हैं। हमें पूरा विश्वास है कि वह सब अच्छे से संभाल लेंगी। गगन और रेखा दोनों हैरानी से उनकी ओर देखते हैं। रेखा तुरंत समझ जाती है कि यह दोनों फूट डालने आए हैं। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। गगन जी के होते हुए मैं कोई काम नहीं संभालूंगी। लेकिन बहू रानी, छोटे मालिक ने तो कभी कोई काम नहीं किया, अचानक से कैसे संभालेंगे? गगन जी ने अब तक कुछ नहीं किया, क्योंकि पिताजी सब देख रहे थे। लेकिन अब सब समझ आ गया है, वह खुद सब देख लेंगे। मुंशी और मोहनलाल झुंझलाकर वहां से चले जाते हैं। तो तुमने ठान ही लिया है कि मैं पिताजी का काम संभालूं? जी बिल्कुल, ये लीजिए, ये साल भर का हिसाब किताब और लेखा जोखा। इससे आपको सब समझने में आसानी होगी। रेखा गगन को कागज पकड़ाती है और दूसरे कमरे में चली जाती है। वहीं सोचने लगती है। मुंशी और मोहनलाल बहुत चालाक हैं। उन्होंने मेरे और गगन जी के बीच झगड़ा कराने की कोशिश की है। इसका मतलब है कि हमें उनसे बहुत सावधान रहना होगा। मुंशी फिर से आता है, लेकिन इस बार गगन पहले से ज्यादा आत्मविश्वास से भरा हुआ है। रेखा उसके पीछे खड़ी है, उसे सहारा देते हुए। कहिए मुंशी जी, कैसे आना हुआ? छोटे मालिक, अब जब आपने फैसला कर ही लिया है तो फिर काम शुरू करते हैं। हाँ बताइए। दरअसल आपके पिताजी बहुत नेक इंसान थे। उन्होंने गांव के कई लोगों की मदद की थी। हाँ, आप सही कह रहे हैं। अब आप भी उनकी इस प्रथा को आगे बढ़ाइए ना। मेरे पास कुछ जरूरतमंद लोग आए थे, उन्हें भरोसा था कि आप उनकी मदद करेंगे। हाँ, बिल्कुल करूंगा। उन्हें कुछ धन की जरूरत है, आप उन्हें दे दीजिए। लेकिन मेरे पिताजी ने कभी किसी से ब्याज नहीं लिया था, तो मैं भी नहीं लूंगा। जी। कल उन लोगों को मेरे पास भेज देना, मैं खुद उनसे बात करूंगा। मुंशी जी, आप ये क्या कह रहे हैं? मैंने तो कभी नहीं सुना कि बिना ब्याज के कोई पैसे उधार देता है। जी, मिलते तो नहीं है, पर बड़े मालिक देते थे। उनका दिल बहुत बड़ा था, इसलिए वे बिना ब्याज के ही पैसे दे देते थे। लेकिन मुंशी जी, ऐसा करना सही नहीं होगा ना? मुंशी को समझ आ जाता है कि रेखा उनके इरादे समझ चुकी है। वह तुरंत चाल बदलता है। तो ठीक है बहू रानी, जैसा आप कहें। मैं सबको मना कर देता हूं कि अब पैसे ब्याज पर ही मिलेंगे। नहीं मुंशी जी, रुकिए। हम बिना ब्याज के ही पैसे देंगे, जैसे हमारे पिताजी करते थे। जी, लेकिन बहू रानी तो कह रही थी
मैंने कह दिया ना, अब आप जाइए और कल शाम को सबको लेकर आ जाना। मुंशी खुश होकर वहां से चला जाता है, लेकिन रेखा को यह सब ठीक नहीं लग रहा था। वह गगन की ओर देखती है। गगन जी, मुझे आपका आज का फैसला कुछ ठीक नहीं लग रहा। रेखा, जब तुमने मुझ पर औरों से ज्यादा विश्वास दिखाया है, तो फिर मेरे पहले ही फैसले पर शक क्यों कर रही हो? ऐसी बात नहीं है गगन जी, लेकिन मेरा दिल इस फैसले के लिए गवाही नहीं दे रहा। ठीक है रेखा, अगर तुम्हें नहीं लगता कि यह सही है तो मैं मुंशी जी से मना कर दूंगा, लेकिन जब तुम्हें ही मुझ पर विश्वास नहीं तो मुझे खुद पर कैसे होगा? गगन चुप हो जाता है। रेखा समझ जाती है कि गगन भोला है और उसे मुंशी के इरादों के बारे में समझाना व्यर्थ है। वह सोचकर एक चाल चलती है। ठीक है, आप उन्हें पैसे देने से मना मत करिए, लेकिन एक काम करिए, उन्हें कल सुबह सुबह ही यहीं बुला लीजिए और फिर पैसे दीजिएगा। ठीक है, मैं कल सुबह ही मुंशी को बुला लूंगा। मुंशी अपने साथ गांव के जरूरतमंद लोगों को लेकर आता है। गगन और रेखा सामने बैठे हैं। कि मालिक, ये वो सब लोग हैं जिन्हें सहायता चाहिए। आप इन्हें पैसे दे दीजिए। जी जरूर, आप बहुत दयालु हैं मालिक। इस मुसीबत के समय आपने हम पर बहुत दया की है। बिना ब्याज के कोई कर्जा नहीं देता, लेकिन आप हमारे लिए महान हो गए। जी, महान तो ये हैं ही, लेकिन पहले जरा आप लोग यह बताइए कि आपको कर्जा किस लिए चाहिए, हमें भी तो पता चले। जी, मेरी पत्नी बहुत बीमार है। उसके इलाज के लिए मुझे बहुत पैसों की जरूरत है और कहीं से व्यवस्था नहीं हो पाई, इसलिए यहां आया हूं। जी, मुझे अपनी बेटी की शादी करनी है। उसकी उम्र ज्यादा हो रही है और जितनी जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा होगा। मालिक, मुझे खेती के लिए बीज और कीटनाशक चाहिए। 2 साल से मेरा खेत खाली पड़ा है। अगर आप पैसे दे दे तो बड़ा एहसान होगा। जैसे ही फसल कटेगी मैं पैसे लौटा दूंगा। ठीक है, हम आप सबको पैसे दे देंगे, वो भी बिना ब्याज के, लेकिन बदले में आपको कुछ न कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। रेखा, ये तुम क्या कह रही हो? गिरवी? हाँ बहू रानी, मगर ये लोग क्या गिरवी रखेंगे? ये तो बेचारे गरीब हैं। हाँ, इसलिए हम इनकी मदद करने को तैयार हैं, लेकिन इन्हें भी हम पर विश्वास करना चाहिए। जैसे ही ये हमारे पैसे लौटाएंगे, हम इनकी गिरवी रखी चीजें लौटा देंगे। लेकिन रेखा, ये लोग गरीब हैं, ये भला गिरवी क्या रखेंगे? आखिर ये सब लोग रहे तो अपने अपने घरों में ही रहे हैं ना, तो ये अपना घर गिरवी रख सकते हैं। घर? मगर हम अपना घर कैसे गिरवी रख सकते हैं? क्यों? हम आप पर विश्वास करके आपको इतना धन दे सकते हैं, मगर आपको हम पर विश्वास नहीं। आपके घर हमारे पास सुरक्षित रहेंगे। अरे नहीं नहीं, हम अपना घर गिरवी नहीं रख सकते। गांव वाले एक दूसरे को देखते हैं और वहां से जाने लगते हैं। अरे अरे, रुक जाओ, कहां जा रहे हो तुम लोग? मुंशी जी, आपने बस इतना कहा था कि हमें बिना ब्याज के पैसे मिलेंगे, लेकिन ये घर गिरवी रखने की बात तो हमें नहीं बताई गई थी। गगन और रेखा ये सुनकर चौंक जाते हैं। गगन तुरंत मुंशी की ओर मुड़ता है। ये सब मैं क्या सुन रहा हूं मुंशी जी? क्या ये सच है? जी नहीं, ये सब झूठ बोल रहे हैं। तुम सब जाओ यहां से। और मुंशी जी, कल से आपको काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। हमें अब आपकी कोई जरूरत नहीं। गगन की बात सुनकर मुंशी का चेहरा उतर जाता है, लेकिन गलती करने के कारण वह कुछ बोल भी नहीं सकता। चुपचाप वहां से चला जाता है। रेखा, मुझे तो अब तक यकीन नहीं हो रहा कि मुंशी जी ने हमारे साथ ऐसा किया। वो इतने सालों से हमारे साथ थे और उन्होंने हमें इस तरह धोखा दिया। ना जाने और कितनी बार उन्होंने हमें नुकसान पहुंचाया होगा। बस करिए गगन जी, इतना मत सोचिए और परेशान होना भी बंद करिए। जो होना था वो हो गया, अब हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आगे से हम किसी विश्वसनीय व्यक्ति को ही काम पर रखेंगे। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। तुम्हें आखिर कैसे पता चला कि मुंशी की नीयत में खोट है? और ये घर गिरवी रखने वाली बात, इसके पीछे आखिर माजरा क्या था? जी,
वो तो जब मुंशी जी उन लोगों को पैसे दिलवाने के लिए इतनी जिद कर रहे थे, तभी मुझे शक हो गया था कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। इसलिए मैंने ये योजना बनाई। योजना? कैसी योजना? मुझे पता था कि जिसे सच में पैसों की जरूरत होगी वो ब्याज कम हो या ज्यादा पैसे ले ही लेगा, और अगर उसे बिना ब्याज के पैसे मिल रहे हैं तो घर गिरवी रखना कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन जैसे ही मैंने घर गिरवी रखने की बात की, सब घबरा गए और भागने लगे। इसका मतलब साफ था, इन लोगों को असल में पैसों की जरूरत थी ही नहीं। ये तो बस मुंशी जी के कहने पर यहां आए थे। वाह रेखा, तुम तो सच में बहुत बुद्धिमान और चतुर हो। अगर तुमने समय रहते ये चालाकी ना दिखाई होती तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। आज तुम्हारी सूझबूझ की वजह से हम बच गए। तुमने मेरे जीवन में आकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है रेखा। तुम्हारे बिना मैं क्या करता? अरे, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? पति पत्नी में भला उपकार कैसा? हमारे बीच तो सिर्फ विश्वास और प्रेम रहेगा। जीवन भर बौने होने के कारण उसे कभी कोई सच्चा दोस्त या प्रेम नहीं मिला था, लेकिन आज उसे अपनी पत्नी रेखा में दोनों मिल गए थे। दोनों एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुरा देते हैं। हवेली के आंगन में ठंडी हवा चल रही है। दोनों की आंखों में एक नए भविष्य की चमक है।